और उन्होंने कहा हम तुम्हें यहाँ मार भी देंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा मोबाइल और वीडियो कहाँ जाती है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो मुझे सिर्फ वो पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी गोली, वो करवा ये रहे हैं। कोई पटवारन है, प्रोपेगेंडा चल रहा है मतलब पीटीआई के खिलाफ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो सर्विस है, वो जनरल है, वो गंगा राम है, आई डोंट केयर। कि मैं उसके अंदर छुपे उस दरिंदे की बात कर रही हूँ कि जो अपने आप को शो ऑफ करता है, जो अपने आप को दरिंदगी का मुजाहरा करता है। क्यों? आप मुझे बताएं, मैं सेव हूँ, मुझे मेरे सेव होने की श्योरिटी देती है डॉक्टर यास्मीन राशिद या उसका डीएमएस? मेरे साथ कोई हादसा पेश आता है तो इसके जिम्मेदार तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की पूरी टीम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बतूल नया पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, इकरा फ़ारूक जिनकी न्यूज़ जो है हमारे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी आजकल उनकी इंटरव्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं कि एक सरकारी हॉस्पिटल जो है उसके जो डीएमएस ने है इस बच्ची के साथ बदतमीज़ी की, और आखिर की क्यों बदतमीज़ी, वजह क्या बनी, सबब क्या बना। यानी अगर हम लोग कल कलाम में या आप या हमारे मतलब जो बहनें हैं अकेली अगर कहीं जाएं चेकअप के लिए, पहले डॉक्टर्स बदतमीज़ी करे, फिर डीएमएस बदतमीज़ी करे, यानी हमारी सेफ्टी का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। तो हम मज़ीद बात करते हैं कि मतलब इसके ऊपर जो उन्होंने केस वगैरह इन्होंने कहा था, मैंने दायर कर मतलब रिपोर्ट्स वगैरह दी हुई हैं, और अपने जो है एसएचओ और डीएसपी के साथ मतलब उनके मामला चल रहे हैं कि वो एफआईआर नहीं काट रहे हैं, और इनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी बात हो चुकी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं फ़र्दर कि ये इस मामले में और क्या आगे मतलब पेशरफ्त हो रही है या नहीं हो रही, या वो एक इदारे को मतलब छुपा रहे हैं या एक बंदे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इकरा, आप ठीक है? जी मैं ठीक ठाक। इकरा, मुझे ये बताइए कि काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे और सोशल मीडिया पे मतलब गर्दिश में है, और बार बार आपका एक इंटरव्यू चल रहा है कि डीएमएस ने बदतमीज़ी की, मतलब बाकी आवाम को ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो आप अगर आप वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर आला की या यास्मीन राशिद की, तो वो क्या स्टेप ले रही हैं, क्या हो रहा है इसके मतलब इस मामले को कैसे हल किया जा रहा है? जैसे कि आपने बात की कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, ये वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया से लेके वेब चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह हर किसी तक पहुंच चुकी है। इवन डैट के मुझे कराची से भी 2-3 कॉल्स आई कि हम तक यहाँ के प्रेस क्लब में भी ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो क्या ये वीडियो अब तक इमरान खान या डॉक्टर यास्मीन राशिद या इन तब सब तक नहीं पहुँची होगी? सबको पता है, सबके इल्म में है। इवन डैट के मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो 3 दिन से मेरे साथ फ़ोन पे कनेक्टेड भी हैं, और इस हवाले से बल्कि मैं आज इनके ऑफिस भी गई हुई थी। मुझे किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करते हैं तो मैं सडनली इनके ऑफिस चली जाती हूँ। मैं एडिशनल सेक्रेटरी से भी मिली हूँ जाके, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और आज चूँकि कल पे उन्होंने बात की थी, आज मैं इनके ऑफिस गई, मैंने कॉल की, इन्होंने कहा चले आप मज़ीद हमें 15 घंटे दे दें, ये रिक्वेस्ट है कि जुमे की नमाज के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी यही कहना है कि आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अभी तक मुझे ये नहीं पता, ना ये ट्वीट करते हैं, ना इन्होंने इजहार अफसोस किया है, ना इन्होंने डीएमएस के ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर होने दे रहे हैं। ये सब लोग आपस में क्यों मिले हैं, क्यों दबा रहे हैं, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आ रही है। और मैं इसके पीछे, इसी इंसाफ के पीछे ही अब तक लगी हुई हूँ कि मुझे वजह बताएं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने सिर्फ डीएमएस के खिलाफ कहा है कि एफआईआर काटे, तो वो मतलब एक बंदे को अगर वो गलत है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको छुपा क्यों रहे हैं, पूरा इदारा जो इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने डॉक्टर तबके को बुरा नहीं कहा है, मैंने बेसिकली उस दरिंदगी को सामने लाने की कोशिश की है कि जैसे ही कोई मरीज़ यहाँ पर आते हैं, या आम लोग आते जाते जो अनएजुकेटेड हैं या अवेयरनेस नहीं रखते हैं, वो हर दिन आए रोज़ हर किसी के साथ ये बिहेवियर किया जाता है। ना कि डीएमएस करता है, बल्कि उनके जितना पैरामेडिकल स्टाफ है सभी ऐसा करते हैं। मैं हाईलाइटेड इस डिपार्टमेंट को या डॉक्टर को नहीं करूँगी, वो एक इंसान को करूँगी जो जिसके अंदर अपनी इस वर्दी का वो जुनून सवार हो जाता है कि वो किसको कुछ समझते ही नहीं है। इकरा, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, मतलब आपने कहा कि डीएमएस ने आपसे ये बात की कि दरवाजे बंद कर दो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंजेक्शन लगा दूंगा कि पता ही नहीं लगेगा कि कोरोना में मरी हो किस चीज़ में मरी हो। मतलब ये जो बातें सर्कुलेशन में है कि मतलब लोग नहीं जा रहे, डर रहे हैं कि डॉक्टर जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या वाकई में ये बात सच है कि इस तरह का कोई इंजेक्शन है कि मतलब लोगों को मार मार के कोरोना में डाला जा रहा है? एग्जैक्टली जब उन्हें पता चला कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, और उससे पहले नहीं पता था, जैसे ही मैंने कहा ये देखें डीएमएस के हालात और यहाँ के हालात की किस तरह बदतमीज़ी करते हैं, और उन्हें पता चल गया मैं वीडियो बना रही थी। वहाँ पे मेरी वीडियो के लास्ट पे आप देख सकती हैं कि वो एकदम से झपटा है मुझ पर। मेरा कैमरा मोबाइल जो है, वो मोबाइल था मेरे हाथ में, वो नीचे गिरा है, और उन्होंने गाली दी है लास्ट पे, और वो स्टिल गालियाँ देते देते कहती हैं इसकी ऐसी की तैसी, इसको मैं यही ना टीका लगा के मार दूँ, पकड़ो लाओ ज़रा इसको अंदर बंद करो, इसकी ऐसी की तैसी। मतलब जस्ट लाइक उन्होंने मुझे
डायरेक्टली थ्रेट किया और उन्होंने कहा हम तुम्हें यहाँ मार भी देंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं देखता हूँ तुम्हारा मोबाइल और वीडियो कहाँ जाती है, इसका फ़ोन छीनो, इसको बंद करो अंदर। तो आप वहाँ से निकली कैसे फिर ये सब कुछ होने के बाद? मैं इस तरह से निकली क्योंकि मैं अपनी जान हथेली पे रख के ही उससे बात करी थी, क्योंकि उसकी वीडियो बना रही थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये गार्ड्स के थ्रू गन पॉइंट पे भी कुछ करवाता, बिकॉज गार्ड है वो एक डीमे ऐसा है, वो अगर वो इशारा भी देता तो गार्ड मुझ पे हमला भी कर देता। गुज़श्ता रोज़ आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि गार्ड ने जो है एक फ़ीमेल के हस्बैंड या भाई के ऊपर गोली मार दी थी, तो वहीं पे मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ वही जानना चाह रही हूँ, आप इस वाक़ये के बाद आप जो कह रही हैं कि मतलब उन्होंने दरवाजे वगैरह का आप बंद कर दो, उन्होंने आपको बाहर कैसे जाने दिया, आप अपने घर तक कैसे पहुँची हैं? अपनी बात को जारी रखते हुए आपको बताती हूँ कि जब उन्होंने शोर किया और मुझ पे झपटे और मेरा मोबाइल गिरा, मैंने सडनली खुद को कवर किया और गार्ड्स इकट्ठे हो गए थे। मैंने उन्हें फौरी एकदम से कहा इनको पकड़ें, गार्ड्स इन्होंने दबोचा है। एक आदमी ने उनको ज़ोर से झपटा जो शलवार सूट में उस वीडियो में आ भी रहा है, उसने उनको पकड़ा ज़बरदस्ती और गार्ड्स आ गए हैं, और गार्ड्स की कवरेज लेके मैंने बैक साइड से निकली और फौरी बाहर आ गई हूँ। गार्ड्स ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, अंदर से वो चीखें मारते हुए बोल रहे हैं तुमने इसको छोड़ा तो फिर देखना इसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उनके स्टिल ये जुमले थे जो वहाँ के सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब पुलिस या वहाँ का अमला या एमएस इस बात को छुपाएगा तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये कि अकेली मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी जंग नहीं है। मास कम्युनिकेशन इकरा कर चुकी हैं, एमफिल ये कर रही हैं, मतलब एक पढ़ी लिखी, एक तरीके से वो अपने आप में ही जर्नलिस्ट है पूरी, ठीक है ना। एक पढ़ी लिखी जो लड़की है उसकी इज्जत किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो वो कैसे खामोश बैठ सकती है? आपको लगता है इकरा की जगह अगर आपकी बेटी, माँ या मैं खुद अगर होती, मैं खामोश बैठती? कभी नहीं। तो इकरा मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मतलब ये जब सारा मामला हुआ है या डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी आपकी बात हुई है, खैर अब मुझे ये नहीं पता कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अगर मजीद अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, 15 घंटे का टाइम और लिया, उसके बाद आप क्या करेंगी? उन्होंने मुझसे 15 घंटे का टाइम लिया और मैंने उन्हें उस टाइम के दौरान ही ये बात कर दी थी कि 15 घंटों के बाद मैं खुद चल के आऊँगी, आप मुझे टाइमिंग बताएं। तो उनका ये कहना है आप जब मर्जी आ सकती हैं, मोस्ट वेलकम है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो मुझे सिर्फ वो पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी गोली, वो करवा रहे हैं। और मैं 15 घंटे पूरे होने के बाद मैं इसका हक रखती हूँ कि मैं जाऊँ, मैं उनके ऑफिस के अंदर जाऊँगी और मैं डायरेक्टली जो हो सकेगा मैं बातचीत करूँगी। मेरा अमल बुरा नहीं होगा, मैं बदतमीज़ी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इखलाक के दायरे में रहते हुए अपना हर एक्शन करूँगी और मैं इस चीज़ को इस तरह से जाने नहीं दूंगी। और फिर मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और वो जो उनके रिलेटेड मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उन सब से जवाब जब तक रिटर्न वे में नहीं लेके आऊँगी मैं बैठने वाली नहीं। तो आपने मैसेज जब कहा था कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ का निकाले कि मेरा जो मोबाइल गिरा है उसके बाद जो बदतमीज़ी की है, तो उन्होंने अभी तक इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया? इस पे ऐसा हुआ है ना कि नेक्स्ट संडे आ गया था ना, सैटरडे नाइट की बात है, तो संडे को मुझे एमएस की जब कॉल आती है, उन्होंने कहा फर्स्ट वर्किंग डे पे हम काम करते हैं, तो फर्स्ट वर्किंग डे मंडे बनता था। मंडे को जब एमएस ने मुझे कमिट कर लिया और मुझसे साइन ले लिए और मुझसे एप्लीकेशन सबमिट कर ली मेरे से लेकर, और मुझे डायरी नंबर इशू कर दिया। वो टाइम एमएस का मेरे से तो डायरेक्ट हुआ ही नहीं है ना, उन्होंने अपनी जगह पर किसी और को एज आ एमएस बिठाया हुआ था। वो कौन थे वो खुद बेहतर समझते हैं कि उन्होंने एमएस किसको वहाँ पर बिठाया उस वक्त। खैर उन्होंने मुझे मोबाइल वगैरह और ये सारी बातें डिटेल में पूछी नहीं, मुझसे रिटर्न एप्लीकेशन लिया और मुझे उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। आज उस 3 दिन के बाद, आज 5वां दिन है, 3 दिन नहीं, आज उस बात को भी 5 दिन हो गए हैं, मुझे उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इकरा मुझे ये बताएं, मतलब आपके जितने भी इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, मैं उनके मतलब सारा मैं देख के आई हूँ, कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, वहाँ पे नीचे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये कोई पटवारन है, प्रोपेगेंडा चल रहा है मतलब पीटीआई के खिलाफ। आप इस बारे में क्या कहेंगी? सबसे बड़ी बात है, मेरे सोशल मीडिया पे या मेरे फेसबुक अकाउंट पे मुझे कौन क्या बात करता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली इसका आंसर मैं ऐसे करूँगी कि मुझे पटवारन और मुझे किसी के साथ प्रोपेगेंडा में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ह्यूमन राइट्स रखती हूँ, मैं फंडामेंटल राइट्स होने के बाद इस चीज़ का हक रखती हूँ कि मेरे साथ अगर मैं एक पेशेंट गई हूँ एज अ पेशेंट तो मुझसे बदतमीज़ी हुई है, ये मैंने हवा में तो बात नहीं की ना, ये वीडियोस गवाह हैं इस चीज़ की। मेरा वहाँ जाना, मेरी वहाँ की एंट्रेंस की वीडियो, डीएम्स के कमरे से गायब होने की वीडियो, जो पूरा कमरा उसका बिल्कुल ब्लैंक है, और उसकी मुझसे बदतमीज़ी करना, क्या वो वहाँ पे एक पटवारन होती भी तो वो उस वीडियो के बाद साबित हो जाता कि हाँ ये केस है। मैं एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं अगर पटवारन होने के नाते काम कर रही होती तो वो सबूत कहाँ से आ गए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, कोई भी बंदा जो सेंस रखता होगा वो जब इस वीडियो को देखेगा तो पता लग जाएगा कि ये कोई साजिश वगैरह नहीं और ये कोई पटवारन नहीं। अच्छा इकरा, मुझे आप ये बताएं कि आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा आपको? जैसा कि अब तक की सूरत हाल है, मैं बिल्कुल भी कन्फर्मली नहीं कह सकती कि कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे इंसाफ की बातें तो बहुत सारी की जा रही हैं,
मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिर्फ ये शो ऑफ किया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मुझे रिटर्न अभी तक इंसाफ, कोई रिटर्न सबूत, कोई चीज़ मुझे अभी तक नहीं पकड़ाई गई है कि ये लें आपको, ये उस रात की जो हमने रोस्टर्स था डॉक्टर्स का वो ये था, या इस तरह से है उस तरह से। मुझे अभी तक ना तो कानून की तरफ से ना मेरी FIR की जा रही है, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद की जितनी टीम है, सेक्रेटरी हेल्थ ETC, मुझे किसी साइड से कोई सबूत की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। और मुझे आने वाले डेज़ में ज़्यादा उम्मीद है कि मुझे अभी तक लटकाएंगे, मुझे तंग करेंगे, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। एक बंदा खुद मतलब लड़के तो वैसे ही थक जाता है, कितना लड़ेंगी आप इस इदारे के ख़िलाफ़ या इस मतलब इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़? बेसिकली मेरी जंग इदारे के साथ नहीं है, मेरी जंग उन काली भेड़ों के साथ है जो जहाँ बैठे अपने ओहदों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एक वकील है, चाहे वो एक सहाफ़ी है। मैं हर किसी के, मैं उसके अंदर छुपे उस दरिंदे की बात कर रही हूँ कि जो अपने आप को शो ऑफ करता है, जो अपने आप को दरिंदगी का मुजाहरा करता है। क्यों ऐसे लोगों को उनके ओहदों से क्यों नहीं हटा दिया जाता? जब वो ऐसी हरकत करते हैं उनको फौरी तौर पर क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता? मेरा तो मकसद इदारे के साथ है ही नहीं, वो सर्विस है, वो जनरल है, वो गंगा राम है, आई डोंट केयर। उस इदारे में बैठे वो लोगों का किरदार क्या है, हम उस किरदार को निशानदही कर रहे हैं। मेरा मकसद उन ख़वातीन के लिए, उन गरीब गुरबा लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज़ बनना है जो नहीं इतनी एबिलिटी रखते हैं, इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि वो बात कर सकें। मेरी जगह कोई ऐसी खातून होती जो बेचारी के पास उसके बच्चे का दूध लेने के लिए भी पैसे ना होते, तो मैं भी वो उसकी गालियाँ सुनती और वो DMS के कमरे तक भी ना जाती। वो तो इमरजेंसी के दरवाजे से सड़क पे कहीं गिर जाती और बेहोश हो जाती, जो कंडीशन उस टाइम मेरी थी, मेरी तबीयत की थी। तो मेरा मकसद इंसाफ लेना है और उन लोगों का साथ बनना है, उनकी आवाज़ बनना है जो शायद मुझसे पहले बाहिम्मत होकर किसी ने ऐसा काम किया होगा, या तो इंसाफ ले लिया होगा या वो बैठ गई होगी, लेकिन मैं एंड तक चुप नहीं बैठने वाली। आपकी बात है ना कि लड़ लड़ के थक जाओगी, मेरी लड़ाई कोई थप्पड़ मुक्कों वाली नहीं है। मेरी लड़ाई है ज़ुबान की, इखलाक की, और मेरी लड़ाई है पेपर वर्किंग के थ्रू सारा काम करना, लीगल एक्शन। और मैं लीगल एक्शन के लिए थकने वालों में से नहीं हूँ। मैं इतना पढ़ लिख के इसलिए नहीं बैठी हूँ कि आज मैं इस लड़ाई को यहीं दबा दूँ और अपनी वो सारी ऑडियंस जो मुझे फॉलो कर रही है, जो सारी ऑडियंस को मुझसे जवाब चाहिए, मैं उनको फरामोश करूँ, ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। कह तो ये ठीक रही हैं, जैसा कि आपने इनकी सारी बातें सुनी कि इनकी लड़ाई जो है किसी इदारे से नहीं, किसी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी सरकारी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ इनका मकसद है कि उस तरह के लोगों को जो है, जो बदतमीज़ी करते, जो अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को जो है उस इदारे से हटा दिया जाए तो पूरा इदारा जो है साफ़ हो जाएगा। जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि रियासत मदीना बनाना है, तो यही है रियासत मदीना कि अपनी आवाज़ बुलंद करो। ठीक है, आवाज़ बुलंद की, औरतों की इज़्ज़त उन्होंने कहा लोग कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग इदारों में मौजूद जो ना औरत को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना उनकी बातों को। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब तक हम ये बात पहुँचाएँ, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये बात पहुँचा दें कि काइंडली इसकी हेल्प की जाए, क्योंकि इस तरह की कई आवाज़ें जो दब के रह जाती है। मैं अपनी एक छोटी सी बात करना चाह रही थी। वो छोटी सी बात यह है कि उस बंदे ने अगर मुझे मौके पे ये थ्रेट कर दिया ना, इसको इंजेक्शन लगा के मार दिया, जब उसने मुझे यहाँ तक बातें की कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या। इसकी वीडियो अभी के अभी मोबाइल छीनो, अगर ये वायरल भी होगी तो इसकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। आप मुझे बताएं, मैं सेव हूँ? मुझे मेरे सेव होने की श्योरिटी देती है डॉक्टर यास्मीन राशिद या उसका DMS? मुझे बताएं मैं सिक्योर हूँ? मैं तो सिक्योर नहीं हूँ। मेरी एप्लीकेशंस के ऊपर मेरा नंबर है, मेरा नाम है, मेरा CNIC नंबर है, मेरा घर का एड्रेस है। मैं किस तरह सेव हूँ? इस टाइम मैं हाईलाइटेड हूँ, हज़ारों लोगों के दरमियान में हाईलाइटेड हूँ। मेरी एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर चली है, उस पर मेरा सारा डाटा लिखा आ रहा है, तो मैं किस तरह सिक्योर हूँ? मैं आने वाले मज़ीद चंद एक महीनों और सालों में सिक्योर हूँ? मेरे साथ कोई हादसा पेश आता है तो इसके ज़िम्मेदार तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की पूरी टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ है। मैं तो उस TMS पे अभी यकीन नहीं करूँगी। मुझे FIR काट के दें, मुझे सबूत मिले, मैं एक एप्लीकेशन दर्ज कराऊं कि मेरी जान और मेरी किसी तरह के किसी नुकसान के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। मेरी बिल्कुल शफाफ ज़िंदगी है जिसके अंदर कोई ऐसी दुश्मनी थी ही नहीं कभी। मेरा रिकॉर्ड बहुत नीट एंड क्लीन है। तो मेरे साथ अगर ये मामला है, मैं लोगों के लिए आवाज़ बनती हूँ, तो मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो आपने इकरा की बात सुनी कि उनको अपनी ज़िंदगी के मतलब मामले से भी काफ़ी जो है वो अपसेट हैं आजकल, जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया, उनको धमकियां मिल रही हैं। तो वो हमारे वज़ीर आज़म साहब और यास्मीन राशिद जो हैं, जो हेल्थ की मिनिस्टर हैं, उनसे यही पूछना चाह रही है कि क्या वो सेफ़ है, क्योंकि अगर आप उनका साथ नहीं दे रहे तो कम से कम उनकी सेफ्टी का तो उनको बता दीजिए। वो किस तरह मतलब इस हालात में रहेंगी? आप एक बंदे को कैसे डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं?
ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप इनको इंसाफ दिलाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ और इनकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। कोई फैसल अजीम या उज़मा फिर सड़क पे या इसी तरह अपने घर में मतलब रुलते रोते सिसकते मरेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी होस्ट बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।